प्रतापगढ़ कहकर एक गांव में राधा अपने बूढ़े पिता किशोर के साथ रहती है। राधा का इस दुनिया में अपने पिता के अलावा और कोई नहीं होता। उसके पिता एक गरीब मजदूर होते हैं। बाबूजी, ये लीजिए आपका आज का डब्बा। आपके पसंद की लौकी की सब्जी दी है मैंने, और साथ ही एक बेसन का लड्डू भी। आपको बहुत पसंद है ना? हाँ राधा बिटिया, धन्यवाद। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसी बेटी मिली। और मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे पिता मिले। दोनों बाप बेटी एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उसी गांव में रहने वाले गुंडे मंगू सिंह को राधा बहुत पसंद होती है और वो उसके साथ शादी करना चाहता है। एक रात मंगू अपने आदमियों के साथ फिर से किशोर और राधा के घर जाता है। मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ राधा, मेरी हो जाओ। ओए बुढ़े, तुझे मेरी बात माननी होगी, वरना घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो मुझे उंगली टेढ़ी करना भी आता है। मूर्ख नालायक गुंडे, मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुझे मेरी बेटी के साथ शादी करने नहीं दूंगा। समझा तू? क्या कहा तूने? रुक तू, तुझे तो अभी सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर मंगू फौरन पिस्तौल निकालकर किशोर को शूट करता है, जिसके बाद वो वहीं पर मर जाता है। बाबूजी, अब तो तुझे मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें मेरी बनना ही पड़ेगा। फिर मंगू राधा को जबरदस्ती अपने साथ एक दूसरे गांव ले जाता है। तभी रास्ते में एक कार उनके सामने से जा रही होती है। कार चलाने वाला एक शहरी आदमी होता है जिसका नाम माधव होता है। माधव देखता है कि मंगू राधा के संग जबरदस्ती कर रहा है। फिर वो अपनी गाड़ी रोक लेता है। छोड़ो मुझे नहीं चलना तुम्हारे साथ। तुमने मेरे बाबूजी को मार डाला। चुप रह, अब तू मेरी है। लगता है यह आदमी इस लड़की के साथ गलत कर रहा है। फिर माधव कार से बाहर निकलकर मंगू को खूब पीटता है, जिसके बाद मंगू बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर माधव पुलिस को बुलाता है और पुलिस मंगू को गिरफ्तार करके ले जाती है, जिसके बाद माधव और राधा मिलकर किशोर का अंतिम संस्कार करते हैं। माधव और राधा जब शमशान से लौट रहे होते हैं, तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और उन्हें वहीं पर एक झोपड़ी में रात गुजारनी पड़ती है। झोपड़ी में आलव के सामने बैठकर राधा माधव से कहती है, माधव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं हमेशा आपके एहसानमंद रहूंगी। मैंने जो भी किया इंसानियत के नाते अपना धर्म समझकर किया। मैं गांव में एक काम के सिलसिले में आया था। वैसे तो मेरा काम खत्म हो चुका है, पर मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़कर ही शहर निकलूंगा। ठीक है माधव जी। लेकिन जब अगली सुबह तूफान थम जाता है, तब राधा और माधव को एक झोपड़ी से बाहर निकलते देख गांव वाले गुस्सा हो जाते हैं और उन दोनों को घेर लेते हैं। हे भगवान, एक लड़का और लड़की, वो भी झोपड़ी में। देखिए, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वो सब हमें अच्छी तरह से समझता है। हम आपसे कह रहे हैं ना, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। प्लीज हमारा विश्वास कीजिए। वो सब हमें नहीं पता। आप दोनों को अपने रिश्ते का नाम देना ही होगा और इसीलिए आप दोनों को शादी करनी पड़ेगी, वरना तुम दोनों को यहीं पर जिंदा गाड़ दिया जाएगा। हाँ, ये गांव आवारा लोगों के लिए नहीं है। बड़े आए थे ना रंगरलिया मनाने, अब भुगतो। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ओए हीरो, चुप कर, वरना यहीं पर बंदूक से ठोक दूंगा तुझे। गांव वाले माधव को बंदूक की नोक पर रखते हैं और तभी ना चाहते हुए भी माधव को राधा से शादी करनी पड़ती है, जिसके बाद उन दोनों को गांव वाले छोड़ देते हैं। लेकिन बाद में माधव फिर से राधा को उसके गांव छोड़ देता है। हमारा साथ यही तक था राधा। मैं तुम्हारी बस यही तक मदद कर सकता हूँ। अपना ख्याल रखना।
हाँ माधव जी, फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर माधव शहर चला जाता है और कुछ दिनों बाद शहर में उसकी शादी उसकी प्रेमिका माया से हो जाती है। वही गांव में राधा को इतने काम नहीं मिलते। वो रोजाना कई जगह पर जाती है, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। तब ना चाहते हुए भी उसे गांव छोड़कर शहर जाना पड़ता है। शहर में वो पूरे 7 दिन तक काम ढूंढती है। तब जाकर उसे एक अमीर घराने में नौकरानी का काम मिलता है। लेकिन जब वो उस अमीर घराने में कदम रखती है, तब वो वहाँ माधव और उसकी पत्नी माया को देखकर हैरान रह जाती है। माधव जी, राधा, माधव बेटा, माया बहू, मिलो हमारी नई नौकरानी से। इसका नाम राधा है। क्या हुआ, तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? नहीं तो। हाय राधा, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। चलो, मैं तुम्हें सारे काम समझाती हूँ। जी मेम साहब। राधा और माधव एक ही घर में रहकर अनजान होने का नाटक करते हैं। किस्मत ने भी क्या अजीब खेल खेला है, जिनसे अलग किया उन्हीं से वापस मिलवा दिया। एक सुबह रसोई में काम करते वक्त राधा का हाथ कट जाता है। तभी वहां पर माधव आता है। अरे राधा, तुम्हें तो कितनी गहरी चोट लगी है। रुको, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लाता हूँ। फिर माधव फर्स्ट एड बॉक्स लाकर राधा की मरहम पट्टी करता है। ये देख माया बहुत गुस्सा हो जाती है। ये सब तुम क्या कर रहे हो माधव? एक नौकरानी की चोट पर मरहम पट्टी? बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें इस पर। आखिर क्या माजरा है? ऐसा कुछ भी नहीं है माया। वो दरअसल राधा को चोट लग गई थी, तो बस मैं मरहम पट्टी कर रहा था। चलो चुपचाप कमरे में। बड़े आए इस 2 कौड़ी की नौकरानी की मरहम पट्टी करने वाले। फिर माया माधव को वहां से लेकर जाती है और ये सब देखकर राधा को बहुत बुरा लगता है। फिर एक दिन गलती से राधा के हाथों से महंगे बर्तन टूट जाते हैं। तभी, नालायक औरत, ये तुमने क्या कर दिया? अच्छे खासे महंगे बर्तन की वाट लगा दी, तोड़ दिया इन्हें। ब्लडी गरीब कहीं की। जिंदगी में कभी इतने महंगे बर्तन देखे भी है क्या तुमने? माफ कर दीजिए मेम साहब, वो गलती से हो गया। अब जब गलती हो ही गई है, तो तुम्हें इस गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। आज रात तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और तुम घर के बाहर आंगन में ही सोओगी, समझी? जी, जी मेम साहब। बेचारी राधा रात को भूखी प्यासी घर के बाहर ठंड में कपकपाती रहती है। तभी चुपके से वहां पर माधव आता है और वो राधा को खाना देता है और साथ ही एक कंबल भी देता है। माधव जी, इस सब की क्या जरूरत थी? अगर मेम साहब या बड़ी मेम साहब ने आपको देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम उसकी चिंता मत करो राधा। ये लो, जल्दी से खा लो इसे और ये कंबल ओढ़ लो। ठंड के मारे तुम्हारी कुल्फी जम चुकी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माधव जी। माधव राधा की तहे दिल से मदद करता है। अब ऐसे ही माधव राधा को घर में रहते हुए हर एक मुसीबत से बचाता है और उसका साथ भी देता है। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगने लगता है। दिवाली का पर्व नजदीक आता है और तभी राधा माया को रसोई में लड्डू बनाते समय किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लेती है। हाँ बेबी, तुम टेंशन मत लो। मैंने माधव से इसीलिए तो शादी की है, ताकि सही वक्त आने पर मैं उसकी और उसकी माँ की जान लेकर उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूं और फिर हम दोनों ऐश करेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। ये क्या? मेम साहब माधव जी और उनकी माँ जी को मारना चाहती है। अब मैं लड्डुओं में कांच के टुकड़े मिलाऊंगी, जिन्हें खाने पर बेचारे माँ बेटे स्वर्गवासी हो जाएंगे और मैं करोड़पति हो जाऊंगी। बाद में जब माया सबको लड्डू बांटती है, तभी राधा माधव और उसकी माँ को लड्डू खाने से रोक देती है। रुक जाइए, ये लड्डू मत खाइए, क्योंकि इसमें कांच के टुकड़े मिलाए गए हैं। व्हाट नॉनसेंस! ये तुम क्या कह रही हो राधा? बड़ी मेम साहब, ये माया मेम साहब जो है ना,
इनका कहीं और चक्कर चल रहा है और दिवाली के पावन पर्व पर ये आप दोनों को जान से मारकर आप दोनों की जायदाद हड़पना चाहती है क्या? माधव, ये बेवकूफ औरत है। ये सरासर झूठ बोल रही है। ठीक है, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो खाकर दिखाइए आप इन लड्डुओं को। खाइए ना, लीजिए। क्यों, बंद हो गई ना बोलती? फिर राधा उन लड्डुओं का चूरा करती है। ये देखिए, दिख गए ना कांच के टुकड़े? हे भगवान! अब माया का असली चेहरा माधव और उसकी माँ के सामने आ जाता है और अंत में माधव पुलिस को बुलाता है। तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था माया। इस चुड़ैल को गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। फिर पुलिस माया को लेकर जाती है। राधा, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें धुतकारा है। तुम्हें अपना समझने की जगह पराया ही समझा है। तुम नौकरानी हो तो क्या हुआ, वो तो इस घर का हिस्सा ही ना। माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। वो दरअसल राधा और मैं शादीशुदा है। क्या? फिर माधव पूरी कहानी अपनी माँ को बताता है, जिसके बाद उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। शायद नीति भी यही चाहती थी बेटा, कि तुम दोनों अंत में एक हो जाओ। और देखो ना, लक्ष्मी मैया ने तुम दोनों को फिर से एक कर ही दिया। राधा, क्या तुम मेरे साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहोगी? हाँ माधव जी। और इस तरह अंत में माधव और राधा एक हो जाते हैं और साथ में दिवाली की पूजा भी करते हैं। घर में हर तरफ दिए जलाकर पटाखे भी जलाते हैं। शहर में रहने वाला राघव एक गांव की लड़की धन्नो से शादी करता है और उसे शहर में अपने घर ले आता है, जहां उसकी माँ शीला, बहन रीमा और ससुर पन्नाला तीनों धन्नो को देखकर हैरान रह जाते हैं। नमस्ते अम्मा जी, बाऊजी और ननन जी। हमार नाम है धन धनाधन धन्नो। प्यार से हमारी माँ हमको धनिया भी बुलाती है। माँ, मैं गांव घूमने के लिए गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये ट्रिप मेरे लिए इतनी स्पेशल बन जाएगी। धन्नो से मिलकर ऐसा लगा जैसे मेरे दिल के सारे अरमान पूरे हो गए। अरे बेवकूफ, बेअक्कल गधेड़ा कहीं का। अक्ल तो तेरी बचपन से ही पिछवाड़े में है। तुझे ला ला कर इस गांव की गवार को ही मेरी बहू बनाकर लाना था क्या? रहने दो ना शीला, क्यों बच्चे को डांट रही हो? लड़की गांव की है तो क्या हुआ? अरे लेकिन तनिक हमें पूछ लेता तो कौन सा बवासीर हो जाता इसे। रहने दो माँ, अब ज्यादा फटे हुए लाउडस्पीकर की तरफ बजो मत। धन्नो भाभी, आओ ना अंदर। वेलकम। सभी घर वाले धन्नो का बड़े ही प्यार से स्वागत करते हैं। क्यों ना करते भला, राघव सबका चहीता जो था। शादी के बाद पहले ही दिन जब धन्नो अपनी पहली रसोई की रस्म कर रही होती है, तभी वहां पर शीला आती है। तभी वहां फ्रिज में वो मंदिर की घंटा रखा हुआ देखती है। हे भगवान, अरे बहू तेरी अक्ल क्या घास चरने गई है क्या? ये घंटा तूने फ्रिज में क्यों रखा है? लेकिन अम्मा जी, वो इस स्मार्टफोन के वीडियो में तो यही बता रहे थे कि सारी सामग्री मिलाने के बाद 1 घंटा फ्रिज में रख दो। वही तो किए हैं हम। और का काउनो खून खराब थोड़ी किए हैं जो आप इतना बवाल मचा रही हो। हे भगवान, अरे बेवकूफ, 1 घंटा फ्रिज में ये आटा रखने की बात कर रही थी वो शेफ। तू भी ना, सच में। हाय हाय, हमका माफ कर दियो अम्मा जी, हमसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई। धन्नो ओवन में पराठा गरम करने के लिए रख देती है और वो उसका बटन ऑफ करना ही भूल जाती है, जिसके बाद वो ओवन ब्लास्ट हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? जब से ये धन्नो आई है, मेरा सिर दर्द के कारण रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। राघव भैया, किस झोपड़ी से उठाकर लाए हो आप ऐसी पगलेट लड़की को?
हाय हाय, माफ कर दो, हमारे से गलती हुई गई। हम आइंदा से बहुत ही ध्यान देंगे, पक्का पेराम जी। नहीं बहू, इससे पहले कि तू मेरा पूरा किचन जलाकर रख दे, तू निकल यहाँ से। आज के बाद तू इस किचन में कदम तक नहीं रखेगी, समझी तू? ठीक है अम्मा जी, जैसे ना आपको सही लागत हो। धन्नो को अब रसोई में जाने से मनाही की जाती है। एक दिन बहुत तेज तूफानी बारिश होने लगती है और राघव और उसके पिता पन्नालाल दोनों की ट्रेन अटक जाती है। रीमा, बस भगवान करे कि तेरे पापा और भैया जल्द से जल्द घर पहुंच जाए, वो भी सही सलामत। आप चिंता मत करो माँ, ट्रेन थोड़ी देर में चलने लगेगी। रेलवे विभाग से जानकारी आई है। अम्मा जी, ननन जी, क्या हुआ? बहू, वो न्यूज़ में बता रहे थे कि भारी वर्षा के कारण ट्रेन अटक गई है और उसी ट्रेन में राघव और पन्नालाल जी भी है। अरे दद्दा, बस इतनी सी बात? अरे फिर वो वर्षा को ही ट्रेन से उतरवा दो ना, तो ट्रेन अपन आप फास्ट चलने लगेगी। क्यों? सही कहा ना ननन जी? हे भगवान, तेरा कुछ नहीं हो सकता बहू। फिर एक दिन जब शीला छत पर जाती है, तब अपने सारे सुखाए हुए कपड़ों को सफेद पेंट से भरा हुआ पाती है। ओ तेरी, ये क्या? ये सबके कपड़ों पर सफेद पेंट किसने लगाया? ये कपड़े तो धन्नो ने धोए थे। धन्नो, इधर आ। का हुआ अम्मा जी? दिन दहाड़े काउनो भूत भूत देख लिया का, जो इतना तेज गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो? अरे मेरी दिमाग से पैदल बहू, तुझे मैंने सफेद रंग के बॉटल के आले से कपड़े धोने के लिए कहा था। तूने सफेद पेंट से सारे कपड़े धो दिए। अब ये पेंट इन कपड़ों से कभी नहीं निकलेगा। कर दिया ना सारे कपड़ों का सत्यानाश। हाय हाय, माफ कर दियो अम्मा जी, हमने अपन जीवन में सफेद पेंट कबू नहीं देखा। ओकरे कारण हमका लगा कि वो पेंट ही शहरी आला है। तू कल से कपड़े भी धोना बंद कर दे। तू एक काम कर, तू कुछ काम ही मत कर। गधी बैल बुद्धि कही की, तुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि तू सच में दिमाग से पैदल है। ना जाने कहाँ से तुझे मेरे बेटे ने पसंद कर लिया। एक दिन धन्नो की सहेली रज्जो घर पर आती है। तभी, कैसी है धन्नो? मैं यहाँ शहर में अपने चचेरे भाई की शादी में आई थी, तब सोचा कि राघव जीजू से पता पूछकर चुपके से तेरे घर पर तुझे मिलने आ जाऊं। अच्छा हुआ जो तू यहाँ आ गई। कैसन है तू? अरे डफ्फर, तू इस तरह अपने गांव वालों की जैसी बातें क्यों कर रही है? ढंग से बात करना। अरे हाँ, वो मुझे अब यहाँ आदत हो गई है। आई मिस्ड यू डफ्फर। अच्छा हुआ जो तू मुझे यहाँ मिलने आ गई। अरे वाह बहू, तू अचानक से इतनी अच्छी और शुद्ध हिंदी कैसे बोलने लग गई रे? 2 मिनट पहले तक तो तू गांव की भाषा बोल रही थी। अरे आंटी जी, ये आप कैसी बातें कर रही है? हमारे पूरे गांव में धन्नो के जैसे शुद्ध हिंदी कोई बोल ही नहीं सकता। अच्छा वो सब छोड़िए, जा धन्नो, जल्दी से मेरे लिए मेरे फेवरेट मालपुए बना कर ला। तेरे हाथ का खाना खाने के लिए मैं कब से तरस गई हूँ। क्या? मालपुआ? और ये बनाएगी? अरे इस लड़की को तो ढंग का खाना तक बनाना नहीं आता। इसे खाना तो क्या, दूसरा कोई भी काम नहीं आता, तो ये मालपुए क्या खाक बनाएगी? एक नंबर की पगलेट औरत है। नहीं आंटी जी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरे मेरी दोस्त धन्नो। अरे रज्जो, चुप हो जा मेरी माँ, इतनी तारीफ बहुत हो गई। अरे तू चुप कर। आंटी जी, आपको पता है
गांव में कुकिंग कंपटीशन जीती है ये धन्नो। पूरे गांव में सबसे पहले आई थी कॉलेज में। धन्नो बहुत ही होशियार है। क्या? और क्या क्या आता है भाभी को बनाने के लिए? अरे कुछ नहीं, ये मेरी बस यूं ही तारीफें कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सच है मैं वही बता रही हूँ। अरे लेकिन तू इतना क्यों शर्मा रही है? इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इसे बनानी नहीं आती। ये सब कुछ बना सकती है। अच्छा बहू, तो ये बात है। नहीं माँ जी, मेरा मतलब अम्मा जी। तुम दोनों बातचीत जारी रखो, हम अभी आते हैं। चल रीमा बिटिया। रीमा और शीला रसोई में चले जाते हैं। और फिर क्या हुआ है यार धन्नो? ये तेरी सास तेरे बारे में ऐसे क्यों बोल रही थी? ये तुझसे जलती है क्या? चुप हो जा मेरी माँ, चुप हो जा। तू यहाँ मुझसे मिलने आई थी या मेरी जिंदगी में कलेश करवाने? मेरा सारा प्लान तूने बर्बाद करके रख दिया है। अब अगर तू थोड़ी देर और भी रुकी यहाँ तो प्लान के साथ साथ मैं भी बर्बाद हो जाऊंगी। निकल जा यहाँ से, चल निकल। धन्नो रज्जो को भगा देती है और तब वहां पर शीला और रीमा आते हैं और धन्नो को दे दनादन पीटने लगते हैं। क्यों किया तूने दिमाग से पैदल होने का नाटक? बता जल्दी। माँ जी, पहले तो हम गरीब थे, इसीलिए कुकिंग कंपटीशन जीत गई, पढ़ाई लिखाई की, जॉब की। लेकिन जब मुझे राघव मिला तब मैंने पहले से ही सोच कर रखा था कि मैं ससुराल जाकर कुछ भी काम नहीं करूंगी, बस आराम करूंगी। बचपन से लेकर आज तक मैंने बहुत मेहनत की है माँ जी। लेकिन अभी आपको पहले से डबल मेहनत करनी पड़ेगी भाभी। अब आप तो गई काम से। धन्नो के ससुराल वाले अब उससे और भी ज्यादा काम करवाते हैं और वो अपने ही खोदे हुए गड्ढे में बुरी तरह गिर जाती है।